Hi, hello everyone and welcome in my class once again। तो बच्चों, हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा और डिटेल में इसको डिस्कस भी किया। उसके बाद हम लोगों ने उसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, जिसमें हमने ये देखा कि फ्यूचर में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ सकता है। तो उस चैप्टर को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग यूनिट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी अपनी फिजियोलॉजी के बारे में है, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में है। एंड आई एम 110% श्योर अबाउट दैट कि आपको इस यूनिट को स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि ये हमारी अपनी फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी को आगे लेकर के जाने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम ह्यूमन के वेरियस ऑर्गन्स को, उन ऑर्गन सिस्टम के अरेंजमेंट को और उनके पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजी को एक एक करके डिटेल में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और आई एम श्योर अबाउट दैट कि आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आएगी और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे, देन उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा दिल जो धड़कता है, धक धक करता है, उसका सिस्टम जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम, और देन फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे, और फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एंड देन नर्वस सिस्टम, और फिर हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम इन सारे सिस्टम्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन, और आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ अपने इस सेशन को आगे ले चलते हैं। आइए स्टडी करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रीदिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स। रेस्पिरेशन के हम दो पार्ट्स करते हैं बेसिकली, एक होता है ब्रीदिंग और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो जब एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है और जो वेस्ट एयर है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो बॉडी से बाहर जाती है, तो जितना रास्ते में पैसेज है, पैसेज ऑफ द एयर, ठीक है, यानी कि एयर का अंदर आना और एयर का बाहर जाना, ये पूरी प्रोसेस क्या होगी? ब्रीदिंग होगी। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है, वो ऑक्सीजन जब टिश्यूज़ तक पहुंचती है और सेल्स में जाकर के जब सेल्स के थ्रू उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इन दोनों प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और आज हम इसको जानेंगे कि इन दोनों प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो रेस्पिरेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा हमारा ब्रीदिंग और दूसरा पार्ट होगा रेस्पिरेशन। समझ पा रहे हैं? तो रेस्पिरेशन क्या है? ये एक गैसियस एक्सचेंज है। यहाँ पर सिर्फ गैसों का एक्सचेंज होगा, किसमें? ब्रीदिंग में। ठीक है, यहाँ पर किसी भी गैस का यानी कि जैसे ऑक्सीजन का किसी भी टाइप का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीजन को कैप्चर करके बॉडी में एंटर किया जाएगा और उसे ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचाया जाएगा? सेल्स तक यानी टिश्यूज़ तक, लेकिन बीच में ऑक्सीजन का किसी भी टाइप का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? गैसियस एक्सचेंज है। ब्रीदिंग के बारे में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम ये लिखेंगे, इट इज़ अ गैसियस एक्सचेंज। इट इज़ अ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन, किसके बीच में गैसियस एक्सचेंज होगा? जो हमारा बाहर का इन्वायरमेंट है यानी कि एटमॉस्फेयर और हमारी अपनी बॉडी के बीच में। ठीक है, इट इज़ अ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, एंड
द बॉडी, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन में हमने क्या बताया कि रेस्पिरेशन कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये गैसियस एक्सचेंज है, जबकि इसके बारे में हम एक पॉइंट मार्क करेंगे कि ये क्या है, ये है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेसेस हैं उसमें क्या होगा, लास्ट में जब हम ETS पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये कैसी प्रोसेस है, जो ब्रीदिंग है वो कैसी प्रोसेस है। तो देखो, जब हम सांस लेते हैं या फिर सांस छोड़ते हैं तो क्या हुआ, एक फिजिकल मूवमेंट है। कैसा है, फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। बॉडी पार्ट्स की हेल्प से, बॉडी ऑर्गन्स की हेल्प से हम एयर को इनहेल कर पा रहे हैं और एक्सहेल कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हो इतना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इट इज, यानी कि ब्रीदिंग, यानी कि एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। उसके अगेंस्ट में अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये कैसा है, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। अब अगर ब्रीदिंग यानी कि एयर को इनहेल और एक्सहेल करना, ये कैसा है, फिजिकल प्रोसेस है, तो क्या यहाँ पर किसी एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो बिल्कुल नहीं। फिजिकल प्रोसेस है तो यहाँ पर किसी भी एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर ये मार्क करेंगे कि नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, ओके, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, यानी कि किसी भी एंजाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जबकि बायोकेमिकल प्रोसेस यानी किसी केमिकल का यूज़ होने वाला है, किसमें, बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। तभी क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल प्रोसेस बोलेंगे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में जब हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल लें ग्लाइकोलाइसिस, TCA या फिर ETS, तो वहाँ पर क्या इन्वॉल्व होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंजाइम्स आर involved, enzymes are involved, ठीक है। जब यहाँ पर किसी एंजाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और प्रोसेस कैसी है, फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एनर्जी रिलीज होगी, क्या किसी ATP का फॉर्मेशन होगा ब्रीदिंग की प्रोसेस में, नहीं, ठीक है। कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार की किसी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर हम अपना फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, नो एनर्जी इज रिलीज्ड, नो एनर्जी इज रिलीज्ड। जबकि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलेंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलेंगी, तब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें ये मार्क करेंगे कि एनर्जी इज रिलीज्ड in the form of ATP। और ATP क्या है, मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी GTP और एक्सेट्रा दूसरे फॉर्म में भी रिलीज
हो सकती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पर मेजरली हम एटीपी का नेम मेंशन करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन के रिलेशन में एक बात करेंगे कि हमने पहले भी इस चीज़ को बोला कि क्या जो फिज़िकल प्रोसेस है हमारा ब्रीदिंग का, यहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, तो हम कहेंगे नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन को कैप्चर करके हमें टिश्यूज़ तक पहुँचाना होता है, ठीक है, इन केस ऑफ ब्रीदिंग। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन इज captured and transported to tissues, और टिश्यूज़ में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे नो यूटिलाइजेशन, जब तक सेल्स को दिया तब तक यूटिलाइजेशन नहीं होगा। अब ऑक्सीजन सेल को मिल गई, सेल के अंदर होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर अपना दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। जब ईटीएस पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया जाता है। आ रहा है समझ में डिफरेंस ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, ठीक है। ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करके और टिश्यूज़ तक पहुंचाना, ठीक है। एल्वेलाई में गैसियस एक्सचेंज होगा। इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन कैप्चर कैसे होती है, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, बाद में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ये इनमें से कौन सी एक्टिव प्रोसेस है और कौन सी पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव पैसिव प्रोसेस समझते हैं। एक्टिव प्रोसेसेस वो होती हैं जिनको परफॉर्म होने में एनर्जी लगता है, यानी कि जब वो प्रोसेस चल रही होगी, यानी कि जब वो रिएक्शन या जब वो फिनोमिना हो रहा होगा तो उस टाइम एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी कि वो एनर्जी लेगी उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ठीक है। या उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव प्रोसेस। और पैसिव प्रोसेस वो होते हैं जो बिना किसी एनर्जी कंजम्पशन के अपना वर्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ऐसा फिनोमेना जो काम करने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं लेगा, उसको क्या बोलेंगे, पैसिव प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कौन सा एक्टिव होगा और कौन सा पैसिव होगा, तो हमारा आंसर है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही एक्टिव प्रोसेसेस हैं, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, अगर हम एग्जांपल लें ग्लाइकोलाइसिस का, तो उसके जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं फर्स्ट एंड स्टेप थर्ड, जब फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का और फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का, तो वहाँ दोनों स्टेप में क्या लगता है, एटीपी लगता है, यानी कि एनर्जी ले रहा है काम करने के लिए। आया समझ में। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ऐसा लगता है कि फिजिकल प्रोसेस है, किसी एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कैसा होगा, पैसिव प्रोसेस होगा। लेकिन ये भी पैसिव प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अभी जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं ब्रीदिंग के केस में। आया समझ में। जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जैसे कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं किसको, ब्रीदिंग को परफॉर्म करने के लिए। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो किसका यूज़ होता है, एटीपी का यूज़ होता है। आया समझ में। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों कैसे हैं, एक्टिव प्रोसेस हैं, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस में एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे दोनों के लिए, और यहाँ लिखेंगे बोथ processes are active processes।
क्लियर है इतना सबको? ब्रीदिंग, एयर को इनहेल और एक्सहेल करना, जबकि जब वो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की थी वो टिश्यूज़ तक पहुंच गई, सेल्स में एंटर कर गई, उसके बाद उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करना, दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। आया इतना समझ में? अब नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे देखते हैं कि जो हमारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, डिफरेंट फाइलम्स के एनिमल्स, डिफरेंट क्लासेस के एनिमल्स, उनमें ऐसा मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल, कुछ ऐसे उनकी ग्रुपिंग की गई है कि वो अपनी बॉडी के किन किन ऑर्गन्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ब्रीद कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इनहेल कर सकते हैं और एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उन ग्रुप ऑफ एनिमल्स में स्पेशल टाइप्स के ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जिनकी हेल्प से वो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स कौन से हैं और उनमें ब्रीदिंग करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके से पार्टीशन करेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो करते हैं थ्रो जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि वो अपनी बॉडी की सरफेस की हेल्प से ही क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं बाहर के इन्वायरमेंट में, ठीक है। दूसरे होते हैं जो किसकी हेल्प से ब्रीदिंग करेंगे, वो करेंगे अपनी स्किन की हेल्प से, थ्रू स्किन, देन ट्रैकियल ट्यूब्स, देन क्या आए, थ्रो गिल्स, और उसके बाद सबसे लेटेस्ट ऑर्गन जो हमारे पास भी होता है जिसको बोलते हैं लंग्स, ठीक है। प्रिमिटिव टू एडवांस चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल हमने लिया कि ऐसे कौन कौन से एनिमल होंगे जो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से, यानी कि बॉडी की सरफेस से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे। तो वो होंगे सबसे पहला पॉरीफेरा, सीलंट्रेटा और फ्लैट वर्म्स। ये क्या करेंगे, ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस की हेल्प से ही क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि गैसियस एक्सचेंज करते हैं। अब आता है स्किन, और अभी हमने सबसे पहला इसके पहले चैप्टर में एक ऑर्गेनिज्म स्टडी किया जो कि कौन था, फ्रॉग था। और उसके अलावा होता है अर्थवर्म, ये भी स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, और दूसरा फ्रॉग, ठीक है। और जब हमने कॉकरोच स्टडी किया तो हमने देखा उसमें ट्रैकियल ट्यूब्स थी, 2 डोर्सल, 2 वेंट्रल और 2 लेटरल बाहर की तरफ ओपन हो रही थी थ्रू द स्पाइरकल्स। तो कॉकरोच किसका एग्जाम्पल था, इंसेक्ट्स का। तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैकियल ट्यूब्स की हेल्प से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रैकियल ट्यूब्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म यानी कि इंसेक्ट्स। अब यहाँ पर चलते हैं कि गिल्स के थ्रू कौन कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। तो गिल्स के थ्रू कौन करेगा, जो पानी में रहेगा, ठीक है, जो पानी में रहेगा। तो यहाँ पर हो गया एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कन्स और हमारी फिशेस,
ये क्या करते हैं, ये गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं अंडर वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो फ्रॉग है उसके पास गिल्स क्यों नहीं, वो भी तो पानी में रहता है। तो ये पानी के अंदर भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, स्किन की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। ठीक है, पानी नहीं पीता है ना, बताया था आपको कि फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, अपनी स्किन से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और रेस्पिरेशन करने के लिए भी स्किन का ही यूज़ करता है, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब आती है एडवांस ऑर्गन की, ठीक है, जो कि क्या है, लंग्स है। अब यहाँ पर कितने ग्रुप ऑफ एनिमल्स होंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि होंगे रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड थर्ड वन इज मैमल्स। ठीक है, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, तो ये रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स की हेल्प से। आया समझ में सबको इतना? तो ये चार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है और याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल लेयर्स हैं जिनको हम नॉस्ट्रिल्स भी बोलते हैं, यहाँ से सबसे पहले एयर एंट्री मारती है। ठीक है, एंट्री मारती है और देन हमारे नेज़ल पैसेज और लैरिंग से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए फाइनल एल्वियोलाई तक पहुँचती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है कंडक्टिंग जोन और दूसरा है रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, कंडक्टिंग जोन वो पार्ट है जहाँ पर एयर सिर्फ ट्रैवल करेगी, एयर ट्रैवल करेगी, किसी भी टाइप का कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होने वाला है मेरे बच्चों। लेकिन जब रेस्पिरेटरी जोन की बात आएगी तो यहाँ पर होगा एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो मेन हमारा उद्देश्य क्या है, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, मेन उद्देश्य गैसियस एक्सचेंज है। तो वो जब हमारा एम, हमारा उद्देश्य जहाँ पर पूरा हो रहा है, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में वो एम पूरा हो रहा है, उसको हमने बोल दिया रेस्पिरेटरी जोन। और जहाँ से यात्रा करके पूरी एयर आ रही है उसको बोल दिया कंडक्टिंग जोन। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर आप अपने घर से जब निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, या फिर एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर पर, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे ही आप घर से निकले तुरंत आप कहाँ पहुँच गए, अपनी कोचिंग पहुँच गए या फिर अपने कॉलेज पहुँच गए। उसके बीच में एक रास्ता होता है। ठीक है, उसके बीच में काफ़ी रोड है जिसके थ्रू होते हुए आपको अपने कॉलेज या फिर अपने कोचिंग तक पहुंचना है। लेकिन एक्चुअल तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है तुम्हारा पढ़ना, क्लास लेना, या फिर अगर आप एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देना। ठीक है, और उद्देश्य तुम्हारा सिर्फ वहीं पूरा होगा जो एक रूम होगा, वहाँ पर तुम बैठ के एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, लेकिन क्या घर से एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के बीच का रास्ता अगर हटा दिया जाए तो क्या तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। सेम केस यहाँ पर अप्लाई होगा। उद्देश्य क्या है? गैसियस एक्सचेंज करना। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो ये कंडक्टिंग जोन है, जो रास्ता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनली जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें पहला कंडक्टिंग जोन और दूसरा रेस्पिरेटरी जोन। अब हम देखेंगे कि ये जो कंडक्टिंग जोन है, जो एयर की एंट्री का या फिर एग्जिट का रास्ता है, लेकिन पहले हम एंट्री के रास्ते के बारे में पढ़ेंगे। वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होकर रेस्पिरेटरी जोन से मिलती है। समझ में आया इतना?
ध्यान से सुनो, कंडक्टिंग जोन वो है जहाँ पर एयर सिर्फ ट्रेवल करेगी, किसी भी टाइप का गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। आया समझ में? गैसियस एक्सचेंज जहाँ होगा जहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन का उद्देश्य पूरा हो रहा है और उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी जोन। आया समझ में? तो देखो एयर की एंट्री कहाँ से होती है? एक्सटर्नल नेयर्स से, एक्सटर्नल नेयर्स या फिर इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल से जब एयर ने मारी एंट्री तो कहाँ गई बने बच्चों? वो गई नेजल पैसेज में, यहाँ पर ये दिस इज नेजल पैसेज। आया समझ में? तो सेकंड होगा नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज के बाद कहाँ जाएगी एयर? तो जाएगी इंटरनल लेयर्स में। ठीक है, इंटरनल लेयर्स। आया समझ में? और इंटरनल लेयर्स के बाद कहाँ जाएगी? नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स। और नेजोफेरिंग्स के बाद लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, विंड पाइप भी बोलते हैं इसको, विंड पाइप। और ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स में। ये सिर्फ रास्ता है, अभी एयर चली है और ये हैं उसके रास्ते। ठीक है, अभी फाइनल एयर अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची है जहां पर उसको अपना एक्चुअल टारगेट परफॉर्म करना है। आया समझ में? अब ब्रोंकियोल्स के बाद आते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको बोलते हैं हम एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन में, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी जोन में, बाकी सब कंडक्टिंग जोन में। ठीक है, जैसे आपके घर से निकलने के बाद एग्ज़ाम सिर्फ कहाँ होगा? रूम में, और बाकी की सारी रोडें क्या होंगी? आपका रास्ता होंगी। आया समझ में इतना? ठीक है, कंडक्टिंग जोन जहाँ पर एयर ट्रेवल करेगी, और रेस्पिरेटरी जोन जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा। आया इतना समझ में? अब इन एक एक चीज़ों को हम क्या करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि एक्चुअल में ये ऑर्गन्स कहाँ पर प्लेस्ड हैं सिस्टम में और क्या क्या वर्क परफॉर्म करते हैं। उससे पहले जो कंडक्टिंग जोन के 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। ठीक है, कंडक्टिंग जोन के 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कि एनसीईआरटी में हार्डली मेंशन किए गए हैं, उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन, यानी कि जहाँ पर एयर ट्रैवल कर रही है एक्चुअल में वहाँ पर एयर के साथ क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जब आप एयर को इनहेल कर रहे हैं तो क्या बाहर के इन्वायरमेंट में जो धूल धक्कड़ घूम रही है, जो डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे हैं, क्या वो एयर के साथ एंट्री नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा नेज़ल पैसेज है उसमें प्रेजेंट होते हैं टाइनी हेयर्स, जिनकी हेल्प से ये जो धूल धक्कड़ या जो डस्ट पार्टिकल्स तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, उनको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स।
ठीक है। और दूसरी चीज़ जो कंडक्टिंग जोन जो वर्क परफॉर्म करता है वो है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, यानी कि ड्राई एयर ना जाने पाए तुम्हारे लंग्स में, इसलिए उसको एंट्री से पहले क्या कर देते हैं, ह्यूमिडिफाई कर देते हैं, ठीक है, उसमें नमी बढ़ा देते हैं। आया समझ में। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल्स हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। और तीसरा काम क्या करता है कंडक्टिंग जोन, तो तीसरा काम करता है यहाँ पर करेगा वार्म अप द एयर, वार्म अप द एयर। और कितनी गर्म कर देगा, गर्म करता ही चला जाएगा नहीं, जितना तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे लेके आएगा, ठीक है। वार्म अप द एयर अप टू बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, कंडक्टिंग जोन के। आया समझ में। अब कंडक्टिंग जोन को और रेस्पिरेटरी जोन को, एक एक ऑर्गन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और हम इसको स्टडी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो है दिस इज एक्सटर्नल नेयर्स। आया समझ में। यहाँ पर हम मार्क करेंगे एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स या फिर एक्सटर्नल नेयर। फिर आएगा नेजल कैविटी या फिर इसी को बोलेंगे नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, ठीक है। और यहाँ पर होते हैं इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स। और फेरिंग्स के हमने दो पार्ट पढ़ने हैं, दो पार्ट पढ़ने हैं हमने फेरिंग्स के। और यहाँ पर अपन यहाँ पर मार्क करेंगे, पहला है नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, और दूसरा है लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। आया समझ में। फिर आ जाता है लैरिंग्स, फिर आ जाता है ट्रैकिया, ओके, फिर है लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, डायफ्राम, ठीक है, ठीक है। अब हमने सारे पार्ट्स को क्या किया है, लेबल कर लिया है। अब चलेंगे बाहर से, यानी कि नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल लेयर से। ये क्या है, ये है पैसेज, पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ एयर एंड एग्जिट ऑफ एयर। अब एंट्री कौन सी एयर की होगी, तो एटमॉस्फेरिक एयर की, और एग्जिट कौन सी एयर का होगा, तो एल्वियोलर एयर का क्या होगा, एग्जिट होगा, ठीक है। एंट्री, एंट्री किसकी होगी, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर। एग्जिट किसका होगा, एल्वियोलर एयर, ठीक है। ये किसका फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हुआ एक्सटर्नल नेयर्स का। अब अंदर चलेंगे और बात करेंगे नेजल पैसेज का या फिर नेजल कैविटी का, ठीक है। तो इसमें हमको थोड़ा डिटेल स्टडी करना है, तो यहाँ पर मार्क करेंगे इसको, नेजल कैविटी को हम लोग यहाँ पर मार्क करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर दिस इज नेजल कैविटी, यहाँ पे लिख भी लेते हैं नेजल पैसेज, ठीक है। अब नेजल पैसेज में जब हमने पढ़ा कि यहाँ पर होते हैं टाइनी हेयर्स, ठीक है, टाइनी हेयर्स, जिनकी हेल्प से क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप किया जाएगा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर हैं टाइनी हेयर्स जो क्या करेंगे, ट्रैप डस्ट
पार्टिकल्स, ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स को क्या किया, ट्रैप कर लिया। अब जो नेजल पैसेज है यहीं पर एक ग्लैंड होती है, क्या होती है, ग्लैंड होती है, जिसका नाम है बोमन्स ग्लैंड, ठीक है, बोमन्स ग्लैंड, बोमन्स ग्लैंड। और बोमन्स ग्लैंड क्या करती है मेरे बच्चों, तो ये करती है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। वो जब ऐसे ऐसे धूल भर जाती है ना नाक में, तो तुम ऐसे ऐसे करके उसको ऐसे कर देते हो, ठीक है। तो वो म्यूकस कहाँ से आ रहा है, तो वो म्यूकस आ रहा है बोमन्स ग्लैंड से। तो इसका फंक्शन लिखेंगे सिक्रीट म्यूकस, ठीक है, सिक्रीट म्यूकस। यानी कि अगर खाली डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लिया तो क्या फ़ायदा होगा, क्या वो बाहर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। इसीलिए सिक्रीट करते हैं म्यूकस विद द हेल्प ऑफ बोमन्स ग्लैंड। आया समझ में, म्यूकस सिक्रीट किया और ये म्यूकस क्या करेगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल को पकड़ा है किसने, टाइनी हेयर्स ने, उनको लपेट लेगा आपस में, ठीक है, और बाद में तुम उसको निकाल के फेंक देते हो। आया समझ में, ये किसका फंक्शन हो गया, बोमन्स ग्लैंड का। अब यहाँ पर नेजल पैसेज में होते हैं टर्मिनल्स, जो कि हैं बोन्स, ठीक है, टर्मिनल्स। और टर्मिनल्स क्या है, बोन है, ठीक है। और ये बोन किस में हेल्प करती है, ये बोन ही हेल्प करती है एयर को वार्म अप करने में, ठीक है, वार्म अप द एयर। इसका फंक्शन लिखेंगे, इसका फंक्शन लिखेंगे वार्म अप द एयर, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने किसका लिखा, नेजल पैसेज का। यहाँ पर मार्किंग थोड़ा सा सही से करना, इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं मोटे पेन से, जिससे कि दिखे तुमको साफ साफ। ये नेजल पैसेज हमने लिया और यहाँ पर इसको मार्क किया, ठीक है। ये हो गया नेजल पैसेज। वापस से हम चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है इंटरनल लेयर्स, ठीक है। इंटरनल लेयर्स क्या है, तो इंटरनल लेयर्स हैं हमारे पैसेज, पैसेज of air and open into nasopharynx, pharynx, ठीक है। और ये हमारे जो नेजोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स हैं, ये भी क्या है, पैसेज ऑफ एयर हैं, ठीक है। और फाइनली कहाँ खुलेंगे, तो फाइनली खुलेंगे लैरिंग्स में, ठीक है। ये भी दोनों क्या है, पैसेज ऑफ एयर है। यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं पैसेज ऑफ एयर, ठीक है। अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब पहुँच चुके हैं लैरिंजोफेरिंग्स तक। अब सुनो, जो लैरिंजोफेरिंग्स है वो ओपन होता है लैरिंग्स में, और लैरिंजोफेरिंग्स किसका पार्ट है, तो ये फेरिंग्स का पार्ट है, ठीक है। नेजोफेरिंग्स जहाँ पर नेजल कैविटी ओपन हुई फेरिंग्स में, लैरिंजोफेरिंग्स जहाँ पर फेरिंग्स ओपन होगा लैरिंग्स में, और ओरोफेरिंग्स जहाँ पर फेरिंग्स ओपन होता है ईसोफेगस में, ठीक है। याद रखोगे आप। तो नेजोफेरिंग्स नेजल कैविटी ओपन हुई कहाँ, फेरिंग्स में, और लैरिंजोफेरिंग्स अब फेरिंग्स की ओपन होगी किस में, लैरिंग्स में। आया समझ में। अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर आ चुके हैं। एक्सटर्नल लेयर्स से एयर ने एंट्री मारी, नेजल पैसेज, नेजोफेरिंग्स, इंटरनल लेयर्स और लैरिंजोफेरिंग्स सभी को एक के बाद एक क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँच गई है, लैरिंग्स में पहुँच गई है। आया समझ में। लैरिंग्स क्या है, एक कार्टिलेज का बना हुआ डब्बा है। क्या है, कार्टिलेज का बना हुआ डब्बा है, जो कि इस तरीके से है लैरिंग्स डिब्बा, और इसकी ऊपर की तरफ ओपनिंग है। समझ में आ रहा है, ओपनिंग है इस तरीके से, ये यहाँ पर है ये लैरिंग्स, ये कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स है, जिसकी ऊपर की साइड में
ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग। और ये ओपनिंग ऐसे क्लोज नहीं होती है, सीधा पैसेज है किसका, एयर का, ठीक है। और लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स है बॉक्स, और जिसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। आया समझ में। और किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है कार्टिलेज का, मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजेस, 9 कार्टिलेजेस, ठीक है। और इन 9 कार्टिलेज में 3 कार्टिलेज पेयर्ड होती है और 3 अनपेयर्ड होती हैं, ठीक है। 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड। इतना समझ में लगा सबको, ठीक है। अब ये जो लैरिंग्स की ओपनिंग है किस में, फेरिंग्स में। आया समझ में। लैरिंग्स की ओपनिंग है फेरिंग्स में, इस ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। ओपनिंग इनटू pharynx called as glottis, आया समझ में। और जो इसकी 9 कार्टिलेजेस थी, ठीक है, उसी में एक कार्टिलेज होती है एपिग्लॉटिस, ठीक है। क्या होता है, एपिग्लॉटिस। अब ये था ओपनिंग, ठीक है, किसकी, लैरिंग्स की। अब इस ओपनिंग के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, ये, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस कवर कर लेती है ग्लॉटिस को, ठीक है। जब तुम खाना खा रहे होते हो, फेरिंग्स तो एक ही है ना, उसी से ईसोफेगस का भी रास्ता है और उसी से ट्रेकिया का भी रास्ता है, ठीक है। क्या जब तुम खाना खा रहे होते हो और जब तुम स्वेलो करते हो, जब तुम निगलते हो, तब जब एक कैविटी के 2 रास्ते हैं, तो क्या ये संभावना नहीं है कि खाना एयर पाइप में भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो एयर पाइप में लैरिंग्स की जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, उसको एपिग्लॉटिस की हेल्प से बंद कर दिया जाता है जब तुम खाना निगल रहे होते हो। तो इससे क्या होता है, कभी भी हमारा फूड एयर पाइप में एंटर नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए जब तुम खाना निगल रहे होते हो उस वक्त बोल नहीं सकते, और जब बोल रहे होते हो तो फिर तुम उस वक्त अपने खाने को स्वेलो नहीं कर सकते, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय एपिग्लॉटिस ने लैरिंग्स की ओपनिंग जो कि ग्लॉटिस थी उसको बंद कर लिया होता है। आया समझ में। और लैरिंग्स ही क्या है, वॉइस बॉक्स है जिसकी हेल्प से तुम बोल सकते हो। आया समझ में इतना। और अगर कभी ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि तुम खाते भी जा रहे हो और बोलते भी जा रहे हो, तो अगर इतना सा भी पार्टिकल एयर पाइप में गया तो तुमको आती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग खांसी, और जब तक वो खाना जो एयर पाइप में गया था वो बाहर नहीं आ जाता, तब तक वो खांसी बंद नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या है, एक एक्शन है हमारी बॉडी का। आया समझ में। और इसी की जो थायराइड कार्टिलेज है, कौन सी कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, यही इनलार्ज हो जाती है, इज इनलार्ज, और किस में, मेल्स में, और उसको क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। इनलार्ज्ड इन मेल्स कॉल्ड एडम्स एप्पल, ठीक है। यहाँ पे देखो मेल्स के यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई बोन बाहर आ गई, लेकिन एक्चुअल में वो बोन नहीं है, वो कार्टिलेज है, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज किसकी, लैरिंग्स की, ठीक है। जो थायराइड कार्टिलेज है वो इनलार्ज हो जाती है, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, ओनली इन केस ऑफ मेल्स। आया समझ में। लैरिंग्स को क्या बोलेंगे, वॉइस बॉक्स बोलेंगे। 9 कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है जिसमें 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं। इसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, और उसी ग्लॉटिस को जो कवर कर ले उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। आया समझ में।
और इसकी जो थायराइड कार्टिलेज है वो बड़ी होकर के क्या बना लेती है, एडम्स एप्पल, इन केस ऑफ ओनली मेल्स। इतना क्लियर हुआ? यानी कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं लैरिंग्स तक। ये पार्ट है लैरिंग्स, ठीक है, क्लियर है इतना सबको? अब लैरिंग से जब पाइप नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। अब ट्रैकिया का फंक्शन हम लोग लिखेंगे, तो ट्रैकिया का फंक्शन क्या है, ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप, यहीं पर मार्क करेंगे विंड पाइप। और ट्रैकिया में क्या होता है, सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, ठीक है, सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स, चारों तरफ नहीं, इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं। तो उनका नंबर क्या होता है, 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग्स, ठीक है, इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं जो कि किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं हाइलिन कार्टिलेज के, ठीक है, रिंग्स होते हैं ट्रैकिया में, उनको वो किससे बने होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, और उनका फंक्शन होता है ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाना, ठीक है, प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन हो गया, ये हो गया ट्रैकिया का फंक्शन, ठीक है। अब जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री है, जो हमारी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री है, किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की, वहाँ पर ट्रैकिया डिवाइड होता है। क्या होता है, ट्रैकिया डिवाइड होता है, ठीक है, और वो बनाता है ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड at the level of fifth thoracic vertebra या फिर वर्टिब्री, ठीक है। पीछे जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री होगी उसी के लेवल पर आगे की तरफ ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और उसे बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। यहाँ पर होगा प्राइमरी ब्रोंकाई, और प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवीजन करेगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवीजन करेगी टर्शरी ब्रोंकाई। आया समझ में? और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों में क्या होंगे, ये सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ट्रैकिया में प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई में प्रेजेंट होंगे, सेकेंडरी में और टर्शरी में, सभी ब्रोंकाई में और ट्रैकिया में ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट को हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं इन प्राइमरी secondary and tertiary bronchi C-shaped rings present, ठीक है। तो ये हुआ किसके बारे में, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने अभी सिर्फ किसको स्टडी किया है, सिर्फ कंडक्टिंग जोन को स्टडी किया है, ठीक है। और ये ब्रोंकाई फर्दर डिवीजन करके क्या बनाएंगे, छोटे छोटे माइन्यूट ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल पतली पतली ट्यूब्यूल्स, उनको क्या बोलते हैं, ब्रैंकियोल्स, ठीक है। कहाँ है ब्रैंकियोल्स, ये है, ये क्या है, माइन्यूट ट्यूब्यूल्स, और यही क्या करेंगे, फाइनली ओपन होंगे एल्वियोलाई में।
तो एक्सटर्नल लेयर से हम चले थे, फिर कहाँ पर पहुँचे थे, नेज़ल पैसेज में, फिर इंटरनल लेयर्स में, फिर नेज़ोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और फाइनली ब्रैंकियोल्स। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा कंडक्टिंग जोन। और फिर अब हम पहुँचे हैं आगे, जो ब्रैंकियोल्स हैं वो ओपन होंगी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, और इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, हम नाम देंगे एल्वियोलाई। और यहीं पर एक्चुअल रेस्पिरेशन होने वाला है, ठीक है, एक्चुअल रेस्पिरेशन होने वाला है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज होने वाला है। सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं, गैसियस एक्सचेंज, यानी कि एक्चुअल रेस्पिरेशन होने वाला है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम रखेंगे रेस्पिरेटरी जोन में। आया समझ में इतना सबको? ये सभी डिटेल्स आपको याद करने हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे लंग्स थे उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस कैविटी में प्रेजेंट हैं, और उनके कितने लोब्स हैं, और उनके चारों तरफ कौन सी लेयर प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो? तो ह्यूमन में लंग्स कितने होते हैं, तो ह्यूमन में 2 लंग्स होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है। अब लंग्स किस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। ठीक है, किस में होंगे? थोरेसिक कैविटी में होंगे। लंग्स थोरेसिक कैविटी में होते हैं। अब लंग्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि लंग्स कैसे हैं, मस्कुलर ऑर्गन है या फिर नॉन मस्कुलर है, अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो लंग्स हमारे कैसे हैं? नॉन मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इनके पास अपनी कोई कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी नहीं होती है। समझ पा रहे हो? तो लंग्स के बारे में हम देखने चल रहे हैं। तो ये हो गया लेफ्ट लंग और ये हो गया राइट लंग। ठीक है, ह्यूमन के पास 2 लंग्स, एक लेफ्ट और एक राइट। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर लोब की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लोब बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो राइट लंग है इसकी 3 लोब्स होती हैं। कितनी लोब्स होती हैं? 3 लोब्स। इस तरीके से डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड नहीं, बीच में क्या होता है, एक पिट टाइप का, ऐसे कि ऐसे, इस तरीके से क्या होता है, 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पहले वाली को बोलते हैं सुपीरियर, यानी कि ऊपर है तो सुपीरियर, बीच वाले को मीडियल और नीचे इन्फीरियर। ठीक है, नीचे इन्फीरियर। जबकि जो लेफ्ट लंग है ये सिर्फ 2 लोब्स में डिवाइडेड है, 2 लोब्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ सुपीरियर और नीचे इन्फीरियर। इन्फीरियर, ठीक है, क्योंकि 2 ही लोब्स हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। यहाँ 3 थी, सुपीरियर, इन्फीरियर और बीच में दूसरी थी, तो हमने उसको कह दिया मीडियल। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ह्यूमन का लेफ्ट लंग होता है, ह्यूमन का लेफ्ट लंग होता है, यहाँ पर एक स्पेस रहता है इस तरीके से। ये देखो, ये क्या है, स्पेस है। आया समझ में? ये स्टर्नम है आगे, और यहाँ पर लेफ्ट लंग में है स्पेस, और इस स्पेस में ही प्रेजेंट होता है हमारा प्यारा सा हार्ट। ठीक है, इसी स्पेस में है कौन? हार्ट है। ठीक है, अब ये जो स्पेस है किस में? लेफ्ट लंग में। इस स्पेस को नाम देते हैं कार्डियक नॉच। क्या नाम देते हैं? कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच, या फिर इसी स्पेस का दूसरा नाम, साइंटिफिक नेम मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम। आया समझ में?
कार्डियक नॉच है जिसको हम मीडियास्टिनम भी कह रहे हैं, और इसी कैविटी में प्रेजेंट होता है हार्ट, और हार्ट लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा इसी वजह से झुका हुआ होता है क्योंकि वो लेफ्ट लंग के अंदर जो एक स्पेस है उसके पास में उसी में प्रेजेंट है। आया समझ में? अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लंग है ये बाहर की तरफ से एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ठीक है। जो दोनों लंग हैं उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आया समझ में? यहाँ पर इसको इरेज करते हैं और फिर समझते हैं। ये सारा इरेज करेंगे और अब हम इसको समझेंगे, ठीक है। ये लंग है, नॉन मस्कुलर लंग, जिसमें अपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी नहीं है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं, प्लूरा कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? प्लूरा। आया समझ में? और इस मेम्ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, और यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लंग्स हमने क्या पढ़ा? थोरैसिक कैविटी में होते हैं और सराउंडेड बाय प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन के हम दो पार्ट्स देखते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। प्लूरल या फिर प्लूरा इज डिवाइडेड इनटू आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा, ठीक है। जो आउटर प्लूरा होगी यानी कि बाहर की तरफ, और इनर प्लूरा जो कि अंदर की तरफ। प्लूरा है ना, मेम्ब्रेन है। सपोज ये जो हाथ है ये क्या है? मेम्ब्रेन है। अब इसकी एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है और दूसरी ये सरफेस है, तो इसी को हम मानेंगे प्लूरा, जो एक बाहर की तरफ होगी जो रिब्स को फेस कर रही होगी, और एक अंदर की तरफ होगी जो लंग्स को फेस कर रही होगी। समझ पा रहे हो इतना? तो जो आउटर प्लूरा है इसको कहते हैं पैराइटल प्लूरा, क्योंकि ये बाहर की तरफ है यानी पेरीफेरी की तरफ है, पैराइटल प्लूरा। जबकि जो अंदर वाली सरफेस है जो लंग्स को फेस कर रही है इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। आउटर प्लूरा इसको क्या बोलेंगे? पैराइटल प्लूरा। आया समझ में? जबकि जो इनर प्लूरा है इसको बोलेंगे विसरल प्लूरा। समझ पा रहे हो इतना? ठीक है। अब इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में होती है कैविटी। जैसे कि हाथ तो ये सॉलिड है, लेकिन सपोज ये दोनों एक मेम्ब्रेन होती और इसके बीच में होता रास्ता यानी कि कैविटी, यानी कि ये हो गई इनर प्लूरा, ये है आउटर प्लूरा और बीच में है स्पेस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी बिटवीन both pleura, a pleural cavity is found। ठीक है, इनके बीच में क्या है? कैविटी है। अब यहाँ पर दोनों प्लूरा के बीच में है कैविटी, तो क्या वो कैविटी खाली है या फिर उसमें कुछ भरा है? तो वो कैविटी खाली नहीं है, उसमें भरा है प्लूरल फ्लूइड। क्या भरा है? प्लूरल फ्लूइड भरा है। प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन प्लूरल कैविटी। समझ पा रहे हो? प्लूरल कैविटी में क्या भरा है? प्लूरल फ्लूइड भरा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है।
दो मेम्ब्रेन्स हैं, बीच में कैविटी है। अगर जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा लंग्स का, और पैराइटल साइड की तरफ क्या करेंगे, विसरल साइड की तरफ लंग्स आकर के टच करेंगे। तो ये जो दो मेम्ब्रेन्स थी, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा, ये आपस में चिपक सकती हैं और इनके बीच में क्या लग सकता है, फ्रिक्शन लग सकता है। लेकिन अगर इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट है फ्लूइड, तो क्या इनके फ्रिक्शन को कम करेगा, तो बिल्कुल करेगा। समझ पा रहे हो? तो प्लूरल फ्लूइड reduce the friction at the time of breathing. आया समझ में? लंग्स थे, लेफ्ट लंग और राइट लंग के तीन पार्ट्स थे, सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर। जबकि जो लेफ्ट लंग था, इसके दो ही पार्ट्स हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। और लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है कार्डियक नॉच या फिर मीडियस्टिनम, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। और इसी वजह से हार्ट थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। आया समझ में? और इसके चारों तरफ, लंग्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती है एक मेम्ब्रेन, और लंग्स को पूरा कवर किए रहती है, जिसको बोलते हैं प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। इसकी दो साइड्स होती हैं, आउटर और इनर। दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है कैविटी, जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। आया समझ में? तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में, कंडक्टिंग जोन के बारे में, जिसमें हमने डिटेल्स में एक्सटर्नल नेयर्स, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को डिस्कस किया, और डिस्कस किया ह्यूमन लंग्स के बारे में। ठीक है, अपनी अगली क्लास में हम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी जोन को डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, इसमें इन्वॉल्व होने वाली मसल्स कौन सी हैं और एक्चुअल में ब्रीदिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है। ठीक है, तब तक आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना पढ़िए और इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे की प्रोसेस के साथ। थैंक यू।